नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए 500 सबसे बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह सीरीज आपके आगामी एनटीपीसी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस सीरीज को आपको बिल्कुल ध्यान से फॉलो करते रहना है। यह इस सीरीज का पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम 100 बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे जो एनटीपीसी की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत की संसद के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की संसद के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1986 में किया गया था। इस पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को हम अम्ब्रेला एक्ट भी बोलते हैं। आप याद देखिएगा, इसको जो है अम्ब्रेला एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में इसको हम छाता विधान के नाम से भी जानते हैं। तो यह कौन सा एक्ट आपका हो जाएगा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इसको पारित कब किया गया था? 1986 में किया गया था। वहीं ये चारों जो वर्ष आपके सामने दिए गए हैं, इन चारों वर्षों में किसी न किसी अधिनियम को जो पर्यावरण से रिलेटेड है उनको पारित किया गया था। तो इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो 1980 में किसको पारित किया गया था? तो आप याद रखिएगा, 1980 का जो वर्ष है, 1980 में पारित किया गया था आपका वन संरक्षण अधिनियम। आप याद रखिएगा, वन संरक्षण जो एक्ट था, जो अधिनियम था, उसको 1980 में पारित किया गया था। 1981 में क्या पारित किया गया था? तो वायु प्रदूषण। आप याद देखिएगा, 1981 में वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण का जो एक्ट था उसको पारित किया गया था 1981 में। 1986 में आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। वहीं 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। आप याद देखिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है पारित किया गया था 1972 में। तो चारों को आपको याद रखना है। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। 1981 में वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था और 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो इन सब के बारे में आपको याद रखना है। सेरीकल्चर शब्द का संबंध किससे है? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेरीकल्चर शब्द का जो संबंध है यह किससे हो जाएगा? रेशम की खेती से। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? प्रार्थना समाज की जो स्थापना है किसके द्वारा करी गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि से तटरेखा सबसे लंबी है? यहाँ पे पूछा क्या गया है कि वह भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है, कोस्ट लाइन सबसे लंबी है। तो आप याद रखिएगा, सबसे लंबी तटरेखा वाला भारतीय राज्य हो जाएगा गुजरात, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आपका हो जाएगा भारत का आंध्र प्रदेश, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। वहीं सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य आपका गोवा हो जाएगा, तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। गोवा जो है सबसे छोटा तटरेखा वाला भारतीय राज्य है। तो इन तीनों के बारे में आपको याद रखना है। वहीं अगर हम पूरे विश्व की बात करें कि पूरे विश्व में सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा है, तो कनाडा आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरे विश्व में सबसे लंबी तटरेखा वाला देश आपका कनाडा हो जाएगा। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बेहतरीन प्रश्न है। आपको बताना है कि भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिमला में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, शिमला में। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल में आपको मिलेगा देखने को सबरीमाला मंदिर, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कूडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? यहाँ पे कूडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना की बात हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में यह नाभिकीय विद्युत परियोजना है, आप याद रखिएगा।
तमिलनाडु में दो नाभिकीय रिएक्टर हैं, एक तो आपका कुडनकुलम हो गया और एक आपका कलपक्कम हो गया। तो दोनों के बारे में भी आप याद रखिएगा। ये दोनों ही नाभिकीय रिएक्टर हैं, एक आपका हो गया कुडनकुलम और एक आपका हो गया कलपक्कम। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, दोनों ही तमिलनाडु में है। वहीं कर्नाटक में कौन सा? तो कर्नाटक में कैगा हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है कर्नाटक का वो कैगा हो जाएगा। गुजरात में काकरापार है, गुजरात में काकरापार, काकरापार, इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में नरौरा है। नरौरा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? बेहतरीन प्रश्न है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का हम प्रयोग करते हैं? तो मोल का, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा, मोल का। 9वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर डांडी तक जो नमक मार्च शुरू किया था, तो आपको बताना है कि डांडी गुजरात के किस ज़िले में है। बेहतरीन प्रश्न है। तो यह जो डांडी है यह गुजरात के नवसारी ज़िले में पड़ता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। डांडी गुजरात के नवसारी ज़िले में अवस्थित है, तो आप इसे याद रखिएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो यह जो फेमस कथन है यह किसका है? तो यह फेमस कथन कहा गया था किसके द्वारा? तो आप इसे याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह फेमस कथन कहा गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दो इम्पॉर्टेंट उत्सव यानी कि त्योहारों की शुरुआत करी गई थी। एक आपका हो जाएगा गणपति महोत्सव, इसके अलावा एक आपका हो जाएगा शिवाजी महोत्सव। इन दोनों इम्पॉर्टेंट उत्सव की जो शुरुआत है महाराष्ट्र में किसके द्वारा करी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा करी गई थी। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दो इम्पॉर्टेंट पत्रिकाओं की भी शुरुआत करी गई थी। एक आपकी हो जाएगी मराठा और एक आपकी हो जाएगी केसरी। तो इनके बारे में भी आप याद रखिएगा, मराठा और केसरी ये दो इम्पॉर्टेंट पत्रिकाएं हैं जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट करी गई थी। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट पुस्तकें भी हैं जो पूछी जाती हैं बाल गंगाधर तिलक की, जैसे गीता रहस्य को इन्होंने लिखा था। और एक जो बार बार पूछी जाती वो है दी आर्कटिक होम ऑफ वेदाज। ये दो इम्पॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो आपको याद रखनी है बाल गंगाधर तिलक की। एक आपकी गीता रहस्य हो गई और एक आपका हो गया द आर्कटिक होम ऑफ वेदाज। इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है। बाल गंगाधर के द्वारा जो है होम रूल लीग की स्थापना भी करी गई थी। होम रूल लीग की स्थापना एक की थी बाल गंगाधर तिलक ने, और एक और होम रूल लीग था जिसकी स्थापना करी गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। तो आप याद देखिएगा, दो होम रूल लीग की स्थापना करी गई थी, जिनमें से एक की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने करी थी और एक की स्थापना एनी बेसेंट ने करी थी। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब होती है? तो आप याद देखिएगा, बाल गंगाधर तिलक की जो मृत्यु है 1 अगस्त 1920 को हो जाती है। तो ये डेट इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 1 अगस्त 1920 के दिन ही असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किया गया था और ठीक इसी दिन बाल गंगाधर तिलक का निधन भी हो जाता है। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उबंटू क्या है? उबंटू क्या है? बेहतरीन प्रश्न है। तो उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ओएस का एग्जाम्पल है। तो आप याद देखिएगा, ओएस यानी कि यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में जो URL होता है इसका पूरा नाम क्या होता है? URL का पूरा नाम, तो आप याद देखिएगा, जो URL होता है इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत करी थी? बेहतरीन प्रश्न है। तो आप याद देखिएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम इसरो बोलते हैं, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसके द्वारा मार्स ऑर्बिटर मिशन की जो शुरुआत है यह करी गई थी वर्ष 2013 में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ष 2013 में। यह जो इसरो है यह
इसको हम बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी, 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है आपको देखने को मिलेगा बेंगलुरु में। बेंगलुरु में जो है इसरो का हेडक्वार्टर है। और एस सोमनाथ, याद रखिएगा इनका नाम, एस सोमनाथ जो है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। चित्रकला की जो पट्टचित्र शैली है किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है, आपको बताना है। बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा राज्य की यह सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है जिसको बोलते हैं चित्रकला की पट्टचित्र शैली। तो आप इसे याद देखिएगा, उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ICJ की यहाँ पे बात हो रही है। तो आप याद देखिएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नाम से भी जानते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है आपको मिलेगा द हेग में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। गोबी रेगिस्तान, गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में अवस्थित है? गोबी रेगिस्तान की यहाँ पे बात हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एशिया महाद्वीप में आपको देखने को मिलेगा गोबी रेगिस्तान। तथा यह जो सबसे ज़्यादा इसका एरिया है मंगोलिया में फैला हुआ है, जिसे भी आप याद देखिएगा, मंगोलिया में यह सबसे ज़्यादा फैला हुआ है गोबी मरुस्थल। तो ये फैक्ट आप याद देखिएगा। तथा यह जो गोबी मरुस्थल है यह शीत मरुस्थल का एग्जाम्पल है, कोल्ड डेजर्ट यानी कि शीत मरुस्थल का एग्जाम्पल है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। 17वां प्रश्न है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो यह जो पुस्तक है आप याद देखिएगा, राज तरंगिणी, इसमें जो है कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। कश्मीर का इतिहास इसमें दिखाया गया है। तो इस पुस्तक को लिखा गया था किसके द्वारा? कल्हड़ के द्वारा। कल्हड़ की यह कृति है राज तरंगिणी। इसमें जो है कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में कब लड़ा गया था? बेहतरीन प्रश्न है। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में कब लड़ा गया था? तो आप याद देखिएगा 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, किसके मध्य? तो बाबर और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। तथा इसी पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद जो बाबर था उसके द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना भी करी गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। फिर पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर जीत जाता है। इसके बाद 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है मराठों और अफगानों के मध्य, जिसमें मराठा सेना हार जाती है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे सभी डिटेल आपको जो मैंने बताई हैं, सभी डिटेल क्रम वाइज यहाँ पर लिखी गई हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसे आप देख लीजिएगा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीनों युद्धों के बारे में यहाँ पे पूरे डिटेल में बताया गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी? खालसा पंथ की जो स्थापना है किस सिख गुरु के द्वारा करी गई थी? तो आप याद देखिएगा गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना करी गई थी। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? बेहतरीन प्रश्न है। तो जब यह प्रश्न पूछा गया था तो उस समय लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या थी वह 552 हुआ करती थी। तो इसे आप याद रखिएगा। लेकिन हाल ही में जो 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का मनोनीत किया जाता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, तो अब ये 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को मनोनीत नहीं किया जाएगा। तो आप याद रखिएगा। तो 2 संख्या यहाँ पे घट गई है, तो आप 550 ही आप याद रखिएगा। तो जो चीज़ मैंने बताई है उसको आप याद रखिएगा। तो वर्तमान में अब से अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो फिलहाल के लिए 550 आप याद रखिएगा, क्योंकि 2 जो एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को मनोनीत किया जाता था, अब यह प्रावधान खत्म कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के किन 2 शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई थी? तो आप याद रखिएगा जो पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन थी वंदे भारत एक्सप्रेस, यह नई दिल्ली से वाराणसी तक चलाई गई थी, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, नई दिल्ली से वाराणसी तक। सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी? बेहतरीन प्रश्न है।
सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी? तो आप याद रखिएगा वर्ष 2015 में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 2015 में बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना यह थी। आप याद रखिएगा यह बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना के तौर पर स्टार्ट की गई थी, सुकन्या समृद्धि योजना वर्ष 2015 में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पराग्वे और बोलीविया किस महाद्वीप के दो स्थल रुद्ध देश हैं? तो ये दो इम्पॉर्टेंट स्थल रुद्ध देश आपको मिलेंगे साउथ अमेरिका महाद्वीप में, यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद देखिएगा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के ये दो स्थल रुद्ध देश हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? बेहतरीन प्रश्न है। कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जोजिला दर्रा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, जोजिला दर्रा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस वर्ष में स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था? तो आप याद रखिएगा वर्ष 1969 में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्टार्ट किया गया था, जिसका नाम था तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन, जो किस राज्य में था? महाराष्ट्र में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम भीखाजी कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत कौन लाया था, आपको बताना है। बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदुलाल याग्निक ने उसको जो है ब्रिटिश भारत लाया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो मैडम भीखाजी कामा थी, इनको हम भारतीय क्रांति की माँ के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने वर्ष 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में, तो यह जो स्टुटगार्ट शहर है जर्मनी का शहर है, यहीं पर वर्ष 1907 में मैडम भीखाजी कामा के द्वारा तिरंगा झंडा फहराया गया था, और इसी तिरंगे झंडे को चोरी छिपे इंदुलाल याग्निक ब्रिटिश भारत में लाए थे। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का सबसे पहले प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। आप याद देखिएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा, इनकी फेमस बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आप याद देखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह फेमस पुस्तक है, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था? तो आप याद रखिएगा, जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1976 का, इसी के तहत जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, इनको जोड़ा गया था, इनको ऐड किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इनको जोड़ने के लिए एक समिति ने सिफारिश भी करी थी। इस समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति। तो स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पर, इसी समिति के सिफारिश पर ही मौलिक कर्तव्यों को 1976 में भारतीय संविधान में ऐड किया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। वर्तमान में हमारे कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और इनको किस आर्टिकल में रखा गया है? तो आर्टिकल 51 क यानी कि 51 ए में इनको जगह दी गई, इनको रखा गया है। 29वां प्रश्न आपके सामने है, मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला रिबेलियन या मोपला विद्रोह हुआ था 1921 से 22 के बीच में। केरल के जो मोपला किसान थे, इन्हीं के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। एन जो है किस देश की मुद्रा है, किस देश की करेंसी है? तो एन जो है यह इम्पॉर्टेंट करेंसी है, किस देश की? तो जापान की यह इम्पॉर्टेंट मुद्रा है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो है, तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। 31वां प्रश्न है, किस देश ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी की है? 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी करने वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है
ऑस्ट्रेलिया, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया जो है 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी करने वाला देश है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैंने कॉमनवेल्थ गेमों के बारे में लिखी हुई है, जिनको आप देख सकते हैं। तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल, या इनको हम कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में इनको कॉमनवेल्थ गेम्स बोलते हैं और हिंदी में राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं। तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में आयोजित किए गए थे। भारत ने वर्ष 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी करी थी। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, भारत के द्वारा वर्ष 2010 में कॉमनवेल्थ गेमों की जो मेज़बानी वो करी गई थी, कहाँ पर, तो नई दिल्ली में। तो दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं, पहला राष्ट्रमंडल खेल कब और कहाँ हुआ था, वहीं भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था। तो इन दोनों फैक्ट को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, टैक्सोनॉमी के जनक किसे कहा जाता है? टैक्सोनॉमी का जनक तो कार्ल लिनियस को, आप याद रखिएगा, कार्ल लिनियस को जो है टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय पूछा गया है कि कहाँ पर है? तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? बेहतरीन प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग नरसंहार। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो जब यह जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड था। आप याद रखिएगा, चेम्सफोर्ड था इस समय भारत का वायसराय, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये फैक्ट आपको याद रखना है। वहीं करजन के समय जो है बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, आप याद रखिएगा, बंगाल विभाजन जो है करजन के समय हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। तो ये डेट भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? तो जो फेमस प्लासी का युद्ध था, यह किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ा था? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिराजुद्दौला। तो यह जो प्लासी का फेमस युद्ध था 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। वर्ष भी आप याद रखिएगा, 1757 में। 1757 में अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था प्लासी का फेमस युद्ध। इस युद्ध में जो ब्रिटिश सेनापति था वह था रॉबर्ट क्लाइव। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश सेनापति था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तथा इस युद्ध में अंग्रेजी सेना जीत जाती है और सिराजुद्दौला जो है हार जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? बेहतरीन प्रश्न है। आपसे पूछा क्या गया है कि किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का जो आयतन होता है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बायल के नियमानुसार, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। कौन सा रंग उर्वरकों में क्रांति से जुड़ा हुआ है? उर्वरकों में क्रांति से कौन सा रंग जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? धूसर रंग। धूसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा न्यूयॉर्क शहर में। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 सदस्य होते हैं। टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 10 अस्थायी होते हैं और 5 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, 5 अस्थायी होते हैं और 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह जो फेमस सिद्धांत था यह दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की यहाँ पे बात हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
मुंबई में, मुंबई के ट्राम्बे में, मुंबई में एक जगह है ट्राम्बे, यहीं पे आपको देखने को मिलेगा बार्क यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भारत की संविधान सभा का विचार सबसे पहली बार किसने दिया था? तो एम.एन. रॉय आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संविधान सभा का जो सबसे पहले विचार था एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी आपका सही है। 43वां प्रश्न है, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य देखने को आपको मिलेगी? तो 49वीं जो समानांतर रेखा है यह अमेरिका और कनाडा के मध्य है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अमेरिका और कनाडा के मध्य आपको देखने को मिलेगी 49वीं समानांतर रेखा। निम्न में से कौन सा पहला भारतीय संचार उपग्रह है? पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? तो एप्पल आपका राइट आंसर हो जाएगा, एप्पल यानी कि ऑप्शन आपका बी। 45वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ पर अवस्थित है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो इम्पॉर्टेंट आपका गोल गुंबद है, फेमस गोल गुंबद है, यह कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो कर्नाटक में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है सही हो जाएगा, कर्नाटक। जो लीचेन होते हैं ये किसके सूचक होते हैं? तो जो लीचेन होते हैं ये जो है ऐसा जीव होता है जो वायु प्रदूषण का सूचक होता है। आप यहाँ देखिएगा लीचेन जो है वायु प्रदूषक का सूचक होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, एयर पोल्यूशन का ये सूचक होते हैं। अगला प्रश्न है, फायर ब्लाइट रोग किससे संबंधित है? फायर ब्लाइट रोग, तो यह जो रोग है किस फसल में लगता है? किस फसल का यह रोग है फायर ब्लाइट रोग? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेब से संबंधित, यानी कि एप्पल यानी कि सेब से संबंधित यह रोग है जिसका नाम है फायर ब्लाइट रोग। यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? बेहतरीन प्रश्न है। यूनेस्को के द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1989 में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1989 में जो है यूनेस्को द्वारा सांची के स्तूप को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा चारों जो डेट आपके ऑप्शंस में दी गई हैं, इन चारों डेटों में जो है किसी न किसी स्थल को यूनेस्को का जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था। तो आइए इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो वर्ष 1983 की बात अगर हम करें तो वर्ष 1983 में 3 भारतीय इम्पॉर्टेंट सांस्कृतिक स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया था। तो कौन कौन थे जिनको वर्ष 1983 में जोड़ा गया था? एक ताजमहल हो जाएगा, आगरा का ताजमहल हो जाएगा, इसको जोड़ा गया था। इसके बाद आपका हो जाएगा दूसरा आगरा का किला, इसको भी जोड़ा गया था, आगरा का किला, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, इन तीनों इम्पॉर्टेंट सांस्कृतिक स्थलों को जो है वर्ष 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावा ये जो तीनों स्थल हैं उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। वहीं जो हम्पी के स्मारक हैं, आप याद रखिएगा, हम्पी कर्नाटका में यह जगह हम्पी है। हम्पी के स्मारकों का जो समूह है वो इनको वर्ष 1986 में जो है विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। वहीं हुमायूं का जो मकबरा है, हुमायूं का जो मकबरा है उसको 1993 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया था। इसके अलावा हुमायूं के मकबरा के अलावा आप याद रखिएगा कुतुब मीनार और उससे संबंधित जो स्मारक दिल्ली के हैं, इनको भी वर्ष 1993 में ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, आप याद कर लीजिएगा। वर्ष 1983 में ताजमहल को, आगरा के किले को और फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। वर्ष 1986 में किसको, तो फतेहपुर सीकरी, और यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, यह जो फतेहपुर सीकरी इसको वर्ष 1986 में जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। आप याद देखिएगा वर्ष 1986 में जो है फतेहपुर सीकरी को
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था, न कि 1983 में, और मिस्टेक हो गया, इसको मैं सुधार दे रहा हूँ, आप याद कर लीजिएगा। 1986 में फतेहपुर सीकरी को जो है विश्व धरोहर स्थल बनाया गया था। वहीं ताजमहल और आगरा के किले को 1983 में बनाया गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, फिर से मैं आपको बता जा रहा हूँ। वहीं 1986 में हम्पी के जो स्मारक समूह थे उनको बनाया गया था 1986 में। इसके अलावा 1993 में कुतुब मीनार जो हो गई आपकी, दिल्ली की कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा, इन दोनों को 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। वहीं जो सांची का स्तूप है, सांची के स्तूप को 1989 में जो है विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो जो मिस्टेक मैंने की थी उसको आप सुधार लीजिएगा। 1986 में फतेहपुर सीकरी को, और एक और था 1986 में हम्पी का जो स्मारक समूह है उसको भी जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता बोलते हैं? तो आप याद रखिएगा, AB रक्त समूह के जो लोग होते हैं उनको हम सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता बोलते हैं। वहीं O ब्लड ग्रुप, यानी कि O ब्लड ग्रुप के जो लोग होते हैं उनको हम सार्वभौमिक दाता कहते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। यूनिवर्सल डोनर हम बोलते हैं O ब्लड ग्रुप वाले के लोगों को, और वहीं सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता हम बोलते हैं AB ब्लड ग्रुप के व्यक्तियों को। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था? तो आप याद रखिएगा, कांग्रेस का जो 1906 का अधिवेशन था इसी में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था। इसकी जो अध्यक्षता है करी गई थी किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है कोशिका की खोज करी गई थी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का क्या नाम है? तो आप याद रखिएगा, भारत की पहली जो सुपरफास्ट ट्रेन थी इसका नाम था डेक्कन क्वीन, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत कौन है? सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत कौन है? तो आप याद रखिएगा, सांसद आदर्श ग्राम योजना का जो प्रेरणा स्रोत है यह किसको माना जाता है? तो यह प्रेरणा स्रोत माना जाता है महात्मा गांधी को। आप याद रखिएगा, महात्मा गांधी को। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000। आप याद रखिएगा, परम 8000 जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसके द्वारा किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? A.O. ह्यूम के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी, समानता यानी कि इक्वलिटी और बंधुत्व यानी कि फ्रेटर्निटी की जो अवधारणा है किस देश से ग्रहण की गई है? तो आप याद रखिएगा, स्वतंत्रता यानी कि इक्वलिटी, सॉरी यहाँ पे लिबर्टी हो जाएगा, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, इनकी जो अवधारणाएं हैं यह हमने फ्रांस के देश से ग्रहण किया हुआ है। तो आप याद रखिएगा, फ्रांस के संविधान से इसको ग्रहण किया गया। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा को हमने फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया हुआ है। नेत्र की अत्यधिक वक्रता या टेढ़ापन किसका कारण बन सकता है? अच्छा प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। आपसे पूछा गया है कि नेत्र की अत्यधिक वक्रता या टेढ़ापन किसका कारण बन सकता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष का। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष का। चलिए आप सभी लोग बताइए कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? आपको इसका जवाब देना है। 59वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है,
जीएसटी किस तरह का कर है? तो आप याद रखिएगा यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है जीएसटी। जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको हम बोलते हैं। यह लागू कब हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 से यह लागू है। इसी कारण से हम 1 जुलाई को जो है जीएसटी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। रूर जो है किस देश का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है? रूर, तो यह एक इम्पॉर्टेंट औद्योगिक क्षेत्र है। कहाँ का? तो जर्मनी का, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जर्मनी का यह एक इम्पॉर्टेंट औद्योगिक क्षेत्र है जिसको हम रूर प्रदेश के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? जो नींबू का रस होता है इसका पीएच मान कितना होता है? तो आप याद रखिएगा जो नींबू का रस होता है इसका जो पीएच मान है यह लगभग 2 होता है। तो इस प्रकार जो नींबू हो जाता है वो अम्लीय होता है। क्या होता है? नींबू आपका अम्लीय होता है क्योंकि इसका पीएच मान लगभग 2 होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है? तो किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के दोष को ठीक करने के लिए? तो अपसारी लेंस, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अपसारी लेंस। दोस्तों इस टॉपिक को मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बता रहा हूँ इसका आंसर, क्योंकि इस टॉपिक को मैंने बहुत बार आपको पढ़ा दिया है। आप हमारी साइंस की जो प्लेलिस्ट है एनटीपीसी के लिए, जो मैंने प्लेलिस्ट साइंस की बनाई है, उसको अगर आप खोलेंगे तो जो भी मैंने भौतिक विज्ञान का वीडियो कराया हुआ है आपको, उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको यह जो निकट दृष्टि दोष का टॉपिक है, दूर दृष्टि दोष का है, सभी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो जाकर एक बार आप साइंस वाली प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा, वहाँ के सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड राज्य में आपको मिलेगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तराखंड। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई है? हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो गुलबदन बेगम के द्वारा इसको लिखा गया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, गुलबदन बेगम के द्वारा। 65वां प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्राज़ील। फिकस बेंगालेंसिस निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? फिकस बेंगालेंसिस जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह जो है बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम है। आप याद रखिएगा, बरगद के पेड़ का जो वैज्ञानिक या वानस्पतिक नाम होता है उसको हम बोलते हैं फिकस बेंगालेंसिस, यानी कि ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जातक कथाएं किससे संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? तो आप याद रखिएगा, जातक कथाओं का संबंध जो है किस धर्म से हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित होती हैं जातक कथाएं। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। गीत गोविंद की रचना किसके द्वारा करी गई थी? बेहतरीन प्रश्न है। गीत गोविंद की रचना के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि किसके द्वारा करी गई थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयदेव। इनका नाम आपको याद रखना है, जयदेव के द्वारा जो है गीत गोविंद की रचना की गई थी। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं मेगास्थनीज के द्वारा किसकी रचना करी गई थी? इंडिका नामक पुस्तक की। इंडिका, आप याद देखिएगा, इंडिका नामक जो पुस्तक है यह मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड है। तो मौर्य साम्राज्य जो मौर्यों का शासनकाल था, जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, तो उसी समय जो मेगास्थनीज था यह आया हुआ था और राजदूत बनकर। तो यहाँ पे मेगास्थनीज के द्वारा ही इंडिका नामक पुस्तक को लिखा गया था। तो इसमें जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलती है। इसके बाद विशाख दत्त की एक पुस्तक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त हो जाएंगे। वहीं हर्षवर्धन के द्वारा जो है 3 इम्पॉर्टेंट पुस्तकों को लिखा गया है। एक आपका हो जाएगा, एक आपकी हो जाएगी रत्नावली। रत्नावली को आप याद कर लीजिएगा, रत्नावली हो गई एक आपकी। रत्नावली के बाद प्रियदर्शिका।
प्रियदर्शिका और एक आपकी नागनंद हो गई थी। इन तीनों के बारे में आप याद रखिएगा। जो हर्षवर्धन था यह एक महान लेखक भी था। इसके द्वारा 3 इम्पॉर्टेंट नाटकों की रचना की गई थी, जिनमें से कौन कौन तीन हैं, नागनंद हो गया, प्रियदर्शिका हो गई और एक रत्नावली हो गई। ये 3 इम्पॉर्टेंट नाटक हैं, हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए हैं। तो आप याद रखिएगा नागनंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बेहतरीन आपके सामने है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 मार्च 1946। आप याद रखिएगा 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की अध्यक्षता करी थी? तो 1924 का जो सेशन हुआ था बेलगांव में, इसकी जो अध्यक्षता करी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, बेलगाम सेशन जो 1924 में हुआ था। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता कहाँ का मूल निवासी था? इब्न बतूता के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कहाँ का मूल निवासी था। तो इब्न बतूता मोरक्को देश का मूल निवासी था। कहाँ का? तो मोरक्को का। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, मोरक्को का। यूनेस्को का हेडक्वार्टर यहाँ पे पूछा गया है कि कहाँ पर है। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? तो आप याद कर लीजिएगा, जो फेमस यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशन का संस्थान है एक यूनेस्को, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस में। पेरिस में आपको याद रखना है यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। वहीं न्यूयॉर्क में आपको देखने को मिलेगा यूनिसेफ का हेडक्वार्टर। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है और यूनेस्को का पेरिस में है। अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो कक्षा कहाँ से कहाँ तक के लिए स्टार्ट की गई थी? तो यह जो है प्री नर्सरी से कक्षा 12 तक के लिए स्टार्ट की गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा, प्री नर्सरी से कक्षा 12 तक के लिए। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो यहाँ पे ज्वाइंट सेशन की बात हो रही है, संयुक्त बैठक की बात हो रही है। तो सबसे पहले इसको बुलाया किसके द्वारा जाता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है आर्टिकल 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत। और इसकी जो अध्यक्षता करी जाती है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसकी बैठक तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं आर्टिकल 108 के तहत, लेकिन संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वह करी जाती है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का जो जल विवाद है यह किन 2 राज्यों के मध्य है? तो आप याद रखिएगा कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य देखने को मिलेगा। यह कर्नाटक और तमिलनाडु, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे कर्नाटक और तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो कावेरी नदी है यह जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। तो इन्हीं ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से ही कर्नाटक नदी का उद्गम होता है और कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य जो है कावेरी नदी का जल विवाद भी है। भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो आप याद रखिएगा 1919 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो था, इसी के तहत जो है भारत में सर्वप्रथम बार सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। इसी के तहत जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करी गई थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के संस्थापक कौन है? तो विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के संस्थापक हो जाएंगे रामानुजाचार्य, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। रामानुजाचार्य जो है विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के संस्थापक हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं ऑप्शन बी आप देख पा रहे हैं शंकराचार्य, एक किस दर्शन के संस्थापक हैं? तो अद्वैतवाद। तो इनके बारे में भी आप याद रखिएगा, अद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक हैं शंकराचार्य। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होती है? 1 KB की यहाँ पे बात हो रही है, 1 किलोबाइट की बात हो रही है। तो इसमें कितनी बाइट होती है? तो 1024 बाइट, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था?
ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इनका मूल नाम था वर्धमान, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। जोजिला टनल कहाँ पर स्थित है? जोजिला टनल, तो यह आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? जोजिला टनल, तो यह जो है जम्मू कश्मीर में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है? रिपब्लिक पुस्तक का लेखक यहाँ पे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है, जो रिपब्लिक पुस्तक है इसके लेखक कौन हो जाएंगे? प्लेटो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटो, यानी कि ऑप्शन बी। वर्ष 2014 में भारत में कौन सा नया राज्य बना था, आपसे पूछा जा रहा है। तो 2014 में भारत का जो 29वां राज्य था, यह 29वां राज्य बना था और इसका नाम था तेलंगाना। तो आप याद देखिएगा, भारत का जो 29वां राज्य था वह तेलंगाना बना था। कब बना था? तो 2014 में बना था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे हमारे 3 नए राज्य जो लेटेस्ट में बने हैं उनके बारे में सारे डिटेल यहाँ पे लिखी गई है। उत्तराखंड 9 नवंबर वर्ष 2000 को अस्तित्व में आया था। झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को अस्तित्व में आया था। वहीं तेलंगाना 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शूद्रक, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का मुख्यालय कहाँ पर है? तो OECD का जो मुख्यालय है आपको देखने को मिलेगा पेरिस शहर में। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा, पेरिस में। 50वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? बिग बैंग सिद्धांत को किसने दिया था? तो यह जो फेमस सिद्धांत था यह किसके द्वारा दिया गया था? नाम आप याद रखिएगा। बिग बैंग थ्योरी का जो प्रतिपादन था यह किया गया था जॉर्ज लेमेटियर के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दास वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? दास वंश को हम ममलूक वंश के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम ममलूक कह लीजिए, या इसको हम गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं। तो दास वंश का जो संस्थापक है यह माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? भारत में निर्मित पहला जो नाभिकीय रिएक्टर था वह कौन सा था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अप्सरा। आप याद देखिएगा, इसका नाम था अप्सरा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में विनिवेश की प्रक्रिया किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? यहाँ पे विनिवेश की बात हो रही है, डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। सार्वजनिक उद्योगों में डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश की जो प्रक्रिया है यह कब स्टार्ट हुई थी? तो वर्ष 1991 में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और वर्ष 1991 में ही LPG रिफॉर्म्स भी लाए गए थे। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। जो LPG रिफॉर्म्स थे इनको भी जो है वर्ष 1991 में ही स्टार्ट किया गया था। वर्ष 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, हार्डिंग। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य निम्न में से किन फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना था? तो आप याद रखिएगा, 3 इम्पॉर्टेंट फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाने के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स को स्टार्ट किया गया था। कौन कौन सी ये फसलें हैं? ये खाद्य फसलें आपकी हैं, प्याज, टमाटर और आलू, यानी कि उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर 2014 को। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान खरीदना या बेचना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान खरीदना या बेचना क्या कहलाता है? इसको हम ई कॉमर्स के नाम से जानते हैं, ई कॉमर्स। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा 250, यानी कि 250 सदस्य होते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको जो है अपर हाउस के नाम से जानते हैं, इसको हम उच्च सदन, अपर हाउस, या इसको हिंदी में हम उच्च सदन के नाम से जानते हैं। राज्यसभा जो है हमारा एक अस्थाई सदन होता है, क्योंकि इसका विघटन नहीं किया जाता है, ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तथा राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है, कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो ये फैक्ट सारे आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना की यहाँ पे बात हो रही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल, यानी कि ऑप्शन सी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो इस योजना को शुरू किया गया था हरियाणा के पानीपत से वर्ष 2015 में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल भी लिखी गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, व्यपगत का सिद्धांत किसने तैयार किया था? इसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जानते हैं, इसको हिंदी में हम व्यपगत का सिद्धांत भी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डलहौजी के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक, तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा, न्यूटन। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो 1962 में जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था। वहीं इसरो का गठन किया गया था 1969 ईस्वी में। आज के सेशन का 100वां प्रश्न, जो लास्ट प्रश्न है, वह है भारत का जो पहला संचार उपग्रह था आर्यभट्ट, इसको कब प्रक्षेपित किया गया था? बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो आर्यभट्ट था इसको कब प्रक्षेपित किया गया था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1975 को। आप याद रखिएगा, 19 अप्रैल 1975 को भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट जो है प्रक्षेपित किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो इस प्रकार 500 बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज है उसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। इसका पार्ट 2 जल्दी हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।